हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास के, जो कि +2 क्लास बच्चों के लिए है। और ये टॉपिक कई मानने में कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए जो है इन बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से। तो हम आज करेंगे बंगाल में जो है इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के बाद जमींदार भू राजस्व के अदा करने में लगातार असफल क्यों हो रहे थे, और इसके कारणों और परिणामों के जो है परख भी हम करने हैं इसमें। तो ये कई मायने में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो उसको ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश करना कि आखिर इसमें जो है बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के बाद जो है जमींदार भू राजस्व को अदा करने में लगातार असफल क्यों हो रहे थे, क्या कारण था। जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू की गई तो जमींदार जो थे भू राजस्व अदा करने में क्यों असफल हो रहे थे। तो बात यही आती है यहाँ पर कि बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ दशकों तक जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में लापरवाही करते रहे। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बंगाल में जब इस्तेमारी बंदोबस्त जो है लागू किया गया तो बहुत से जमींदार जो थे काफ़ी लापरवाही अपने आप को महसूस करने लगे, और ये इसकी वजह से क्या हुआ, परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया राशि बढ़ती ही चली गई। जैसे आप लोग अगर कोई टॉपिक को अच्छे से समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आपका क्या होगा, आपका टॉपिक अधूरा रह जाएगा, आप आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीछे ही बहुत सारे टॉपिक पड़े रहेंगे। तो यही बात जमींदारों के साथ भी हुआ। उन्होंने क्या किया, पहले जो है बकाया जो राशि थी वो राशि देने में वो लापरवाही करने लगे। अब जब लापरवाही करेंगे तो धीरे धीरे जो है लापरवाही के कारण जो है दिन प्रतिदिन जो है उस राशि की रकम जो है बढ़ती ही चली जाएगी। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनका जो बकाया राशि थी वो बहुत काफ़ी बढ़ गई, जिसके कारण से वो भू राजस्व देने में असफल रह गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब कारणों का भी अगर हम चर्चा करें तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं जमींदारों में इस असफलता के कई कारण थे। आरंभिक मांग बहुत ऊंची थी। देखिए, ये भी बात बहुत जरूरी आता है कि आरंभिक जो मांग थी वो काफ़ी ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चल के मूल्य वृद्धि और खेती का विस्तार होने पर आय में वृद्धि होगी। ये किसान सोच रहे थे, ये जमींदार सोच रहे थे कि जैसे जैसे जो है खेती में जो है विस्तार होगी, मूल्य में वृद्धि होगी, तो अच्छा खासा आमदनी आएगा, और जब आमदनी आएगा तो हम एक साथ ही जो होगा सारे राजस्व जो है हम चुका देंगे। ये हम भी कहते हैं ना कि आने वाला समय में क्या पता महंगा हो जाए, और यही इच्छा के कारण हम बैठे हुए रहते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो तो भाई रेट उससे भी गिर गई, तो हमारा सबसे बड़ा झटका लग जाता है। तो यही बात यहाँ पर भी आई, परंतु कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। ये बात जो है जमींदार सोचा करते थे कि अगर कुछ हम खेती कर रहे हैं, अगर उसमें अचानक वृद्धि हो जाएगी पैसों में, ठीक है, फसलों के अगर खरीद में वृद्धि हो जाएगी तो उसमें जो है कंपनियां अपनी दावेदारी नहीं करेगी और हमें अच्छा खासा आमदनी होगा। लेकिन क्या हुआ, इस हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए भी कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचा स्तर पर रख दिया। लेकिन जो जमींदार समझा करते थे कि उनके साथ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने भी अपना जो है नीति बदल दी। उन्होंने कंपनी और राजस्व मांग को और ऊंची स्तर पर रख दिया, यानी जब जब पहले 5 रुपया था अब उसको 10 रुपया बढ़ा दिया। आप देखिए, जो जमींदार हुआ करते उनको बहुत बड़ा धक्का लग गया। उनकी विचार ये था कि कृषि अगर बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगा, तो इसमें जो है कंपनियां किसी तरह का अपना अधिकार नहीं करें। एक कहावत नहीं है, जैसे कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो आपको पता है कि उस समय राज्य का पूरा अधिकारी जो मेन तौर पे होता थे ब्रिटिशर ही होते थे। तो उन्होंने जो अपनी मनमर्जी चलाते थे, कंपनियां वाले अपने मनमर्जी चलाते थे, और उन्होंने क्या किया, इसके राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रख दिया। तो ये सबसे पहले कारण के रूप में देखा जा सकता है। दूसरे हम कारण की बात करें, चर्चा करें, तो कहते हैं ऊंची राजस्व मांग ने जो है 1790 के दशक में लागू की गई थी, यानी ये 1790 के दशक में लागू की गई थी। ठीक है, उस समय उपज की कीमत कम थी, लेकिन देखा जाए तो उस समय जो उपज की कीमत थी बहुत ही कम थी। ठीक है, और रैताली किसानों के लिए जमींदारों को उनकी देय राशि चुकाना काफ़ी कठिन होता था, क्योंकि जमींदार जो होती थी किसानों से पैसे वसूली किया करते थे। इस स्थिति में जमींदार किसानों से पूरा राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय अच्छी उपज ही नहीं होती थी, तो जमींदार कहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकता था, जिसके कारण वह अब आगे कंपनी को अपनी निर्धारित जो है राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे, जिसके कारण क्या हुआ, ये राजस्व भूमि अदा करने में असफल हो गए। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1790 के दशक में जो थी उस समय उपज की कीमत बहुत कम थी, बहुत कम पैसे मिलते थे उनको, और किसान जो होते थे बहुत कम राशि चुकाया करते थे जमींदारों को।
अब जमींदार क्या करते थे, जब कम राशि इकट्ठा होती थी तो उतने राशि ही जो कंपनी को देगी, लेकिन कंपनी को तो राशि भाई जितना निर्धारित की गई थी उतना चाहिए था। तो इस कारण से क्या था कि जमींदार जो थे वो भू राजस्व अदा करने में असफल हो गया। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण पे हम अगर बात करें तो ये यही थी कि राजस्व असामान्य था। देखिए राजस्व जो था असामान्य था। असामान्य का मतलब होता है कहीं अधिक कहीं कम। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व ठीक समय पर भुगतान अवश्य था। ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए चाहे फसल में आपको नुकसान हो जाए, चाहे आपका फसल अच्छी हो, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं था। कंपनी ने जो पैसे निर्धारित कर दिए थे, जो राजस्व निर्धारित कर दिए थे, उनको जो था समय पे उनको मिलना चाहिए। यही उनका जो था बिल्कुल रूल रेगुलेशन था। उनका कानून ये थी कि सूर्य अस्त विधि यानी कानून के अनुसार यदि निश्चित तिथि को सूर्य अस्त होने के भुगतान नहीं किया जाता था तो जमींदारों की नीलामी कर दी जाती थी। जो जमींदारी होती थी उनको नीलामी कर देते थे, किसी और को सौंप देते थे, क्योंकि उनकी समय अवधि जो था इस सूर्य अस्त के साथ ही खत्म हो जाती थी। और जैसे सूर्य अस्त होता था वो जो जमींदारी होती थी वो किसी दूसरे के हाथ में चला जाता था, जिसके वजह से जमींदार जो थे बिल्कुल ही जो है कंडीशन उनकी खराब हो गई और वो जो थे पैसे चुकाने में असफल होते चले गए। चौथी कारण यही देखा जा सकता है कि इस्तेमारी बंदोबस्त ने जो है जमींदारों की शक्ति का रहते से राजस्व इकट्ठे करने और जमींदारों द्वारा प्रबंधन करने तक ही सीमित कर दिया गया था। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात थी कि इस्तेमारी बंदोबस्त ने जमींदारों की शक्ति को रहते हुए राजस्व इकट्ठा करने और जमींदारों के प्रबंधन करने तक ही सीमित कर दिया। देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर कंपनी के द्वारा जमींदारों को अगर जो है दबाव डाला जाता था तो जो जमींदार होते थे वो किसानों पर जो है दबाव डाला करते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात सब रहती है। अगर हम यहाँ पर बात करें परिणाम की, तो परिणाम इसी रूप में देखा जा सकता है कि जमींदारों द्वारा जो भू राजस्व अदा न कर पाने के निम्नलिखित परिणाम हुए। तो परिणाम जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं परिणाम अगर आपने नहीं जाना तो ये क्वेश्चन भी अधूरा रह जाता है। कहते हैं जमींदारियों की नीलामी। देखिए जमींदारियों की सबसे पहले नीलामी हो गई। परिणाम तो यही होगा ना, जब आप सही समय पे एग्ज़ाम नहीं दोगे, सही समय पे आप याद वाद नहीं करोगे तो क्या होगा, एग्ज़ाम में फेल। तो जैसे ही इन्होंने पैसे अगर कंपनी को नहीं दिया समय पे तो क्या कंपनी क्या उनके पास जमींदारी रहने देगी? ऐसा संभव ही नहीं है। तो वो क्या करते थे, जैसे वो लोग जो है एक नियम होती थी जो कि संध्या के समय होता था, जिस समय उनको निर्धारित की गई थी कि इतने दिनों में आपको देना है, और जैसे संध्या होती थी अगले दिन जो था जमींदारी किसी और को हाथों में सौंप दी जाती थी, यानी नीलामी कर दी जाती थी। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि जमींदारियों की नीलामी। इस्तेमारी बंदोबस्त जो है 1793 में लागू हुआ था, यानी ये बहुत ज़रूरी व्यवस्था था जिसको आपको याद भी रहना चाहिए कि ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। 1793 में लागू किया गया था और इसके अनुसार जमींदारों को एक निश्चित राजस्व राशि कंपनी को देनी होती थी, यानी चाहे फसल खराब हो अच्छा हो, इनसे उनको कुछ लेना देना नहीं था। उनका सिर्फ ये निश्चित था कि जमींदारों को एक निश्चित राजस्व राशि कंपनी को समय पर देनी थी। यह राशि उसे उस निश्चित समय तक चुकानी होती थी। ऐसा न कर पाने की स्थिति में उसकी जमींदारी नीलामी कर दी जाती थी, यानी उसकी जो जमींदारी उनके हाथों में होती थी वो किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता था। उसके बदले उसे अपनी जमींदारों पर खेती करने वाले किसानों से वह कर असूल कर जो है अधिकार था, यानी कर असूल सकते थे। यानी जमींदारी प्रथा के कारण ये था, इसका रीजन्स ये होते थे, इसको ये कहते थे कि वो अपना किसानों से जो है कर वसूल कर सकते थे, परंतु अधिकांश जमींदार ताले के समय पर वसूल कर पाने के कारण पूरी राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे। क्योंकि आपको पता है कि अगर भारत के हम कृषि देखें उस समय की, तो वहाँ पर जो था सभी जो है बरसात के ऊपर डिपेंड थी। किसान भी बरसातों के ऊपर ही अपना कृषि किया करते थे, लेकिन समय जो थी बरसात की पैटर्न ही बदल रही थी और उनको समय पर बरसात नहीं होने के कारण उनकी फसल भी खराब होती थी और मौसम बरसात के कारण भी फसल जो थी बर्बाद भी हो जाती थी। तो इन दोनों कंडीशन में जो है फसल की जो है राजस्व चुकाना संभव नहीं होती थी, और यही जो था किसान नहीं चुका पाते थे जमींदारों को, और जमींदार जो होते थे वो कंपनियों को नहीं चुका पाते थे। तो इस कारण जो था जमींदारी जो उनके हाथों में थी वो नीलामी कर दी जाती थी। कुछ जमींदार जानबूझकर भी राजस्व अदा नहीं करते थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। फलस्वरूप उन पर बकाया राशि लगातार बढ़ती रही। कहते हैं कई जमींदार तो ये भी सोचते थे कि वो जानबूझकर जो है राजस्व अदा नहीं करते थे, और इसके वजह से क्या था कि बकाया राशि लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी। क्योंकि अगर ढीला करोगे कोई काम में तो वो चीज़ें तो बढ़ती ही चली जाएगी, ये तो जनरल सी बात है।
कंपनी उसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतना कंपनी को नुकसान उसको सहन नहीं था। अंततः राजस्व घाटों को पूरा करने के लिए अधिकतर जमींदारी नीलामी कर दी गई थी। यानी अगर कंपनी को जो है पूरा पैसा नहीं वसूलाया जा सकता था तो कंपनी को कोई ना कोई कदम तो उठाना ही था। तो वो कदम इसी रूप में उठाती थी कि जगीदारियों को नीलामी कर देती थी, वो बेच देती, दूसरों को दे देती थी। कहते जमींदारों को बचाने के लिए हथकंडे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। इसके परिणाम के कारण जमींदार अपनी जमींदारी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाते थे। जैसे पहले हथकंडे तो यही थे कि जो अपनी भू संपदा की बिक्री के समय उनके अपने ही आदमी ऊंची बोली लगाकर जमींदारी को खरीद लेते थे। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब जो है उनके हाथों में से जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी तो वो अपने ही आदमी को वहाँ नीलामी में बैठा देते थे और ऊंची दाम में फिर से वो खरीद लेते थे। बाद में वह खरीद की राशि चुकाने से इनकार कर देते थे और इस प्रकार जब जमींदारी होती थी जमींदार के नियंत्रण में रह जाती थी। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अगर वो पैसा नीलामी में खरीद लिया है, अगर वो पैसा नहीं चुकाता है तो वो इस कंडीशन में क्या होता है कि जिसके पास पहले जमींदारी होती थी उसी के पास चली जाती थी। तो ये बहुत बड़ी बात और हथकंडे थी जो यहाँ पर जो है जमींदार भी लिया करता था। यानी अपने ही बंदों को बोलियों में बैठा के, ठीक है, ऊंची दाम बुलवा के और राशि चुकाने से इनकार कर देना, और इस कंडीशन में जो था सारे जो नियंत्रण था फिर से उसी के हाथों में चली जाती थी। ठीक है। दूसरी बात थी इसमें फर्जी बिक्री के कारण जमींदारों को बार बार बेचना पड़ता था। यानी जो है इसमें आपको पता है कंपनी को बड़ी नुकसान होती थी कि बार बार उनको जो है जमींदारियों को बेचना पड़ता था, और वो भी बार बार बोली लगने से सरकार तथा बोली लगाने वाले दोनों ही थक जाते थे। क्योंकि बार बार अगर कोई व्यक्ति जो है बोली लगाया जाएगा, बार बार वो लेने से इनकार कर देंगे तो कोई भी चीज़ जो है थकना संभव सी बात है। जब कोई बोली नहीं लगता था सरकार को वह पुराने जमींदार को ही कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी। ये सबसे बड़ा हथकंडा वहाँ पर इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि हर कोई अपना फ़ायदा देखता है और यही फ़ायदा यहाँ पर जो थे जमींदार उठाया करते थे कि अगर राशि हम नहीं भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में जो है हम अपने बंदों को बैठा देंगे वहाँ पर और ये ऊँची बोली लगाई जाएगी, ठीक है, और पैसा वो देंगे नहीं, दोबारा से तो उनके हाथों में ही आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात थी और कंपनी इसी जो है हथकंडे के जो है शिकार हो गई थी और इसी चक्रव्यूह में कंपनी फंस गई थी। कहते ये बहुत बड़ी बात थी और इससे जो थे सभी थक चुके थे। अगर तीसरी बात हम करें तो कंपनी के निर्णय के अनुसार स्त्रियों से उनकी जो है संपत्ति को नहीं छीना जा सकता था। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी के निर्णय के अनुसार स्त्रियों से उनकी संपत्ति नहीं छीना जा सकता था। अंततः जमींदार अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता अथवा परिवार किसी अन्य महिला सदस्य के नाम पर कर देते थे ताकि उस पर उनका नियंत्रण बना रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय कंपनी की ये रूल थी कि औरतों से वो ज़मीन नहीं छीना करती थी। और इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो जमींदार होते थे वो सारी की सारी जो ज़मीन होती थी या तो अपने माता के नाम कर देते थे या पत्नी के नाम या कोई भी घर में महिला सदस्य होते थे उनके नाम कर देते थे। इससे ये होता था उनके सारे ज़मीन पे जो है उनका नियंत्रण बरकरार रहता था। उसके पश्चात जब कोई नया खरीदार जमींदारी खरीद लेता था तो पुराने जमींदारों को जो है लठियाल मार कर उसे भगा देते थे। मान लीजिए कि अगर उसी में अगर बोली लग रहा था, वहाँ पर कोई उनके बंदे ने ऊंचे बोली लगाई लेकिन उससे भी ऊंचा बोली किसी और जमींदार ने लगा दिया, ठीक है, और वो सारे अधिकार उस जमींदार के अंतर्गत चला गया, तो जो पुराने जमींदार होता था उसको मार मार के वहाँ से भगा देता था या अपनी पावर का जो है शक्ति का उपयोग करके उसको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल देता था। इस कंडीशन में क्या होता था, उसको जमींदारी छोड़नी पड़ती थी और फिर से जो जमींदारी होती थी पुराने जमींदार के हाथ में चला जाता था। तो ये सारे हथकंडे थे, ठीक है। अगली बात करें तो कभी कभी स्वयं रेदार नए खरीदारों को ज़मीन में नहीं घुसने देते थे। यानी जो नया ज़मीन खरीदता था उनको घुसने नहीं देते थे, उनकी अपनी मैन पावर दिखाते थे, शक्तियाँ दिखाते थे, और जिसकी वजह से ये जो हमेशा कंपनी को इसकी वजह से नुकसान होता था। ये सब कारण थे, ये सब परिणाम थे। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के बाद जमींदार भू राजस्व अदा करने में लगातार असफल इसी कारण से हो रहे थे, क्योंकि वो अपना मुनाफा देख रहे थे और मुनाफा के कारण जो थे वो जो है समय पर जो है कभी भी राजस्व अदा नहीं किया करते थे।
ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सारांश के रूप में देखा जाए तो इसमें जो है जमींदार अपने हथकंडे अपनाया करते थे, वो मैक्सिमम अपनी फ़ायदा सोच रहे थे और इसके वजह से कंपनियों को नुकसान ही हो रहा था और कंपनी दिन प्रतिदिन जो था जो जमींदारों के शिकार होते चले गए और जिसके कारण जो था यहाँ पर जो है जो अस्थायी बंदोबस्त थी बंगाल में, वो जो है चुकाने में जो थे जमींदार असफल हो रहे थे। तो ये सारे कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसको आपको समझना है और एग्जाम व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी करना है और जितना हो सके दूसरे बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लेना भी आपके हित में रहेगा, तभी जो है समय समय पर आपको अच्छे से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्राप्त होता रहेगा और वो तब प्राप्त होगा जब चैनल सब्सक्राइब रहेगा, ठीक है, तभी आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। अगर बाद में अगर आप मेरा टॉपिक देखना चाहोगे, अगर यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो वो शायद मेरा टॉपिक आपका नहीं आए, उस जगह किसी और का वीडियो आए, तो आप जो है तिरपान स्टडी सेंटर के वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओगे। इसलिए हो सके तो सब्सक्राइब करके चैनल को सेव करना ही आपके लिए जरूरी रहेगा। इससे आपको जो है तिरपान स्टडी सेंटर का होम पेज मिल जाएगा जहां पर सभी वीडियो आपके प्रतीक्षा कर रहा है और वहां पर हर क्लास के हर एक बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो जो आपको लाभान्वित कर सकता है। उस वीडियो को सोचिए, समझिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।